students, welcome to study from home. Hello students, welcome to study from home, a program initiated by Karnamatha Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home in this state of COVID-19 pandemic. As we already know, the world is suffering. So हमारी ड्यूटी क्या है? स्टे होम, स्टे सेफ, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस था. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में हम जान रहे थे क्या कि एक्विजिशन किस तरह से करना है, यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है एंड उसका डिस्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है. ठीक है, अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है ये है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहता है? अब देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हम मनी को मैनेज कर रहे हैं. एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब हम मनी के रिगार्डिंग प्लान बना रहे हैं. अब प्लान कैसे बनाएंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला जो इनिशियल मतलब की मैं बात करूं वो क्या है? हाउ मच टू स्पेंड, यानी कि कितना पैसा आपको खर्च करना है. देखिए, सबसे पहले अगर हमारे घर में भी सैलरी आती है, पापा की सैलरी आती है, तो सबसे पहले मम्मी ये डिसाइड करती हैं कि पैसा कहाँ पे खर्च करना चाहिए. तो सबसे पहले इनिशियली फाइनेंशियल मैनेजर का काम ही यही है कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग के इस स्टेप को फॉलो करे दैट हाउ मच टू स्पेंड, कितना पैसा आपको खर्च करना है. ठीक है, आफ्टर दैट यानी कि ये डिसाइड करने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे ऑन व्हाट टू स्पेंड, यानी कि हाउ मच टू स्पेंड एंड ऑन व्हाट टू स्पेंड. ठीक है, अब हाउ मच टू स्पेंड यानी कितना अमाउंट, यहां पे हम बात कर रहे हैं अमाउंट की, कितना अमाउंट आपको खर्च करना है एंड उसके बाद वो अमाउंट किस तरीके से आप डिस्पोज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट पे वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल के कैटेगराइजेशन के थ्रू. ठीक है, अब ये तो था फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इनिशियली क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू हाउ मच टू स्पेंड या ऑन व्हाट टू स्पेंड एज पर द डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट या मनी और द इन्वेस्टमेंट. अब इसमें क्या है, एक थिंकर हुए हैं, उनका नाम था ग्रेस्टेनबर्ग. सो एज पर द फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बाय ग्रेस्टेनबर्ग. ग्रेस्टेनबर्ग्स फाइनेंशियल प्लानिंग. तो ग्रेस्टेनबर्ग की फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहती है? ग्रेस्टेनबर्ग की फाइनेंशियल प्लानिंग ये कहती है कि सबसे पहले स्टेज में जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर होता है, यानी कि सपोज कीजिए फाइनेंशियल मैनेजर है. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर मैंने कौन बनाया था? ये कोई फाइनेंशियल मैनेजर है मिस्टर एक्स. ठीक है, कौन है ये हमारे? ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजर. अब फाइनेंशियल मैनेजर सबसे पहले सेल्स फोरकास्ट करेंगे. सेल्स फोरकास्ट यानी कि जो आपकी कंपनी की सेल्स है वो कितनी रहने वाली है फ्यूचर के रिगार्डिंग एक फोरकास्ट किया जाएगा, क्योंकि उस सेल के बेसिस पे ही आपको प्रोडक्शन असेट की रिक्वायरमेंट होगी, उसी के बेसिस पे आपको वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल के कैटेगराइजेशन एंड रिक्वायर्ड प्रपोर्शन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो सबसे पहला होता है क्या? एस्टिमेशन और द डिटरमिनेशन ऑफ फंड्स, यानी कितने फंड की हमारी रिक्वायरमेंट है. तो पहला क्या फाइनेंशियल मैनेजर काम करेगा? क्या रिक्वायरमेंट या फिर डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट नीडेड, यानी कि कितना अमाउंट हमको नीडेड है. और वो भी कब किया जाएगा? जब ये भाई साहब हमारे क्या करेंगे? ये भाई साहब हमारे सेल्स के बारे में फोरकास्ट करेंगे कि कितनी सेल्स हमारी आगे होने वाली है, बिकॉज सेल्स के बाद ही हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे. अल्टीमेटली मनी की रिक्वायरमेंट क्या है? मनी की रिक्वायरमेंट बिजनेस ऑपरेशन से कंटिन्यू रखना. आप कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करेंगे, वेदर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वेदर द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज. ठीक है, तो उस प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको मनी का अमाउंट डिटरमाइन करना है कि कितना पैसे की रिक्वायरमेंट आपको है. ये हमारा पहला काम हो गया क्या? डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट नीडेड.
अब आपने अमाउंट का डिक्लेयर कर लिया, आपने सोच लिया कि इतनी सेल्स के लिए इतना प्रोडक्शन होना है, ठीक है, उसके लिए इतना हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उतना हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सेकंड जो स्टेज आएगी हमारी, सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन द सोर्सेस, ठीक है। अब ये सोर्सेज भी कैसे, सोर्सेज ऑफ फंड रेजिंग, यानी कि किन तरीकों से हम फाइनेंस एक्विजिट करेंगे, यानी कि एक्विजिशन, हम डिसाइड करेंगे कि वेदर द फाइनेंस विल हैव टू बी एक्विजिट इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है तो हम रिटेन्ड अर्निंग यानी कि बिजनेस के प्रॉफिट को भी यूज कर सकते हैं इसमें, या फिर हम एक्सटर्नली डेब्ट या इक्विटी के फॉर्म में भी मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। तो क्या हुआ हमारा, पहले में हमने डिटरमाइन किया अमाउंट नीडेड, उसके बाद इन द सेकंड स्टेज वी डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ अमाउंट नीडेड, यानी कि हमें जिस अमाउंट की रिक्वायरमेंट है हम किस पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का वर्क है एज पर द गेस्टनबर्ग्स की फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी सिर्फ डिटरमाइनिंग द सोर्सेज पर खत्म नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड है आपका वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप डिसाइड करेंगे क्या कि आपको इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है, कितना आपका वर्किंग में जाएगा, कितना आपका फिक्स में जाएगा, ये सारा का सारा आपका इस स्टेज में डिसाइड होता है। जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है इट इज मच ब्रॉडर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट द एक्विजिशन ऑफ फंड्स, बिकॉज यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपका शॉर्ट टर्म हो चाहे इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म हो, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी हमने डेट या इक्विटी रेस किया है उसके बदले में हम पे लायबिलिटी क्रिएट हुई है, ठीक है। तो हमें जो सरप्लस हमारे पास है वो सरप्लस हम किस तरीके से इन्वेस्ट करें तो हमें उसका रिटर्न अच्छा मिले। तो ये भी हमारा थर्ड स्टेप है, क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ यूटिलाइजेशन। तो पहला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट नीडेड, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ यूटिलाइजेशन। अब जैसा बुक में दे रखा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज ब्रॉडर इन स्कोप एज इट डज नॉट एंड बाय रेजिंग एस्टिमेटेड फाइनेंस, ठीक है, यानी कि ये सिर्फ एस्टिमेटेड फाइनेंस के बारे में ही जस्ट डील नहीं करता बल्कि ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में भी डीलिंग करता है। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के और छोटे छोटे शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्लान भी बनाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं बजट्स, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली ये सारी कहानी कहाँ घूम रही है, जो भी फाइनेंस हमने सोर्स से रेस करेंगे, अमाउंट हमने फर्दर जो हमने जब फोरकास्ट किया था उसमें डिसाइड कर लिया था, उस अमाउंट के बाद सोर्स पे डिसीजन लिया, उसके बाद यूटिलाइजेशन का डिसीजन लिया, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स के चारों ओर हमारी कहानी घूमती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है ये एक बार देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करूं, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का वो ये एंश्योर करना है, यानी कि एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला तो ये काम है कि आपकी वर्किंग कैपिटल एंड आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंड्स आपके पास अवेलेबल रहे। अब आपकी लेबर बैठी हुई है, लेबर को देने के लिए सैलरी आपके पास नहीं है, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, तो उस कंडीशन में तो आपका काम रुक गया, बहुत लॉस में चले जाएंगे। या फिर आपको लेबर के पास देने के लिए पैसा है, आप किराए के लिए पैसा नहीं निकाल पा रहे, भाई साहब जमीन नहीं है आपके पास, प्लांट नहीं है, मशीनरी आपकी खराब हो चुकी है, आपको नई मशीनरी में इन्वेस्ट करना है लेकिन पैसा ही नहीं है क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर का काम करना है, काम है फाइनेंशियल प्लानिंग को अंजाम देना, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी होगी तो ये चीज इंश्योर हो जाएगी दैट व्हाटएवर द अमाउंट या व्हाटएवर द फंड दैट यू हैव रेज्ड दैट मस्ट बी अवेलेबल एज पर द डिमांड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जितनी आपको फिक्स की रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको वर्किंग की रिक्वायरमेंट है वो एज पर डिमांड बनी रहे, आपकी लैंड बनी रहे, आपके पास प्लांट मशीनरी की रिक्वायरमेंट के लिए अमाउंट बना रहे, आपके डे टू डे एक्सपेंस के लिए भी अमाउंट बना रहे,
ठीक है, ये तो था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? सेकंड ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि जो रिसोर्सेस हैं, डोंट रेज फंड्स unnecessarily, funds without utilization, अननेसेसरी या विदाउट यूटिलाइजेशन कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि आपने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट कर ली, आपने ये इंश्योर कर लिया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी बनी हुई है। यहाँ पे सिर्फ आपका काम खत्म नहीं होता, जैसा कि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक एग्जांपल दिया था कि मिस्टर एक्स हमारी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हैं। फाइनेंशियल मैनेजर ने इक्विटी के थ्रू 1 करोड़ रुपए का जो है फंड अरेंज कर लिया, उसका एक्विजिशन कर लिया। अब उसके बाद 20 लाख रुपए सरप्लस बचते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वो 20 लाख रुपए आइडल पड़े रहेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बने रहेंगे। एवरी सिंगल पेनी विल हैव टू एक्ट इन अ वे ऑफ परफॉर्मिंग एसेट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो परफॉर्मिंग एसेट हमारे बिजनेस के, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। बिकॉज हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं, उन लायबिलिटीज़ का फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जो सरप्लस हमारे पास बचता है, उस सरप्लस को आगे डिस्पोज और डिस्ट्रीब्यूट किया जाना बहुत ज़रूरी है। उसकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत होती है, यानी कि उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए, शॉर्ट टर्म के लिए किया जाए, जिससे कि उसका रिटर्न हमको मिलता रहे, ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे जैसे LIC है और जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, ये काम क्या करती है? ये फंड तो रेस कर लेती हैं, यानी कि सपोज कीजिए इन्होंने पॉलिसी के थ्रू हमसे फंड रेस किया, उस पैसे को ये फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। आप शेयर परचेज करते हैं, इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, वो फंड भी आगे यूज किया जाता है। अगर सरप्लस भी बच रहा है, वो सरप्लस भी आगे फर्दर यूज किया जाता है, जिससे कि उसका जो यूज हो वो बिजनेस के काम में आ सके। आइडल नहीं पढ़ा रहे, यूजलेस नहीं पढ़ा रहे, हमारे बिजनेस के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन के नहीं रह जाए। ये चीज हमारे 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं मेजर, क्या? एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड डोंट रेज फंड्स विदाउट यूटिलाइजेशन, या अननेसेसरली फंड की जो है हमारे पास क्लॉगिंग नहीं हो जाए, यानी ज्यादा इकट्ठा नहीं हो जाए। बिकॉज यूजलेस फंड भी हमारा किसी काम का नहीं है। ऐसा पैसा जब 20 लाख रुपए बच गए 1 साल तक पड़े रहे, भाई बैंक में भी रखते तो 20 लाख पे आपकी 5% इंटरेस्ट भी लगती है ना, तो आपका अराउंड कितना हो जाता? 20 लाख का 5% कितना होता है? ठीक है, 20 लाख का 5% होता है 1 लाख रुपए, यानी कि 1 साल में आपका 20 का 21 हो जाता है। तो उसको आइडल पड़े रखने का भी क्या फायदा? तो पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाना चाहिए। एंड जो इन्वेस्ट करने की प्लानिंग भी वो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगी। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर टू डू द फाइनेंशियल प्लानिंग टू फुलफिल दीज 2 ऑब्जेक्टिव्स। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इंपॉर्टेंस की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर। सबसे पहला यही है क्या कि आपकी फ्यूचर की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों की जाती है? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? हाउ मच टू स्पेंड। अब ये करने वाला कौन था? ये करने वाला था फाइनेंशियल मैनेजर। क्यों? क्योंकि वो सेल्स फोरकास्ट कर रहा था। मैंने क्या बताया था? पहली स्टेज में सेल्स फोरकास्ट कर देगा। अब यानी कि आप यहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से परफॉर्म करेगा, एंड उसके बेसिस पे आप प्लान कर रहे हैं। सबसे पहला आपकी बेटर प्लानिंग होगी फ्यूचर के लिए, ठीक है। और सेकंड क्या? बिजनेस को शॉक्स एंड सरप्राइज से बचा के रखेगा। इट विल हेल्प बिजनेस टू ओवरकम विद शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अब शॉक्स एंड सरप्राइजेस कैसे? शॉक्स एंड सरप्राइजेस यानी कि सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस अमाउंट नहीं है, यानी कि फिक्स कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है। किसी दिन मान लीजिए आप पे अमाउंट कम है, तो डेफिनेटली आप फिक्स असेट से भी अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं इंटरनली, ठीक है। लेकिन आपके पास है ही नहीं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इफेक्टिव नहीं रही, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को शॉक्स एंड सरप्राइजेस का सामना करना पड़ जाएगा। बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। कल हमारे लिए क्या लेकर आए इस चीज के बारे में हमको नहीं पता, ठीक है। कोविड-19 ने बिजनेस को हिला के रख दिया। जिस बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी थी, इस तरह के टाइम के लिए वही बिजनेस आज
मार्केट में खड़े हुए हैं, अदरवाइज कितने कितने बिजनेस ने कितने एम्प्लॉयज को निकाला है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉक एंड सरप्राइजेस बिजनेस में आते रहते हैं, तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होगी तो आपके बिजनेस में एक चीज जो मेंटेन होगी वो कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन इस तरीके से मेंटेन होगा, कोऑर्डिनेशन इस तरीके से मेंटेन होगा कि फाइनेंशियल मैनेजर ने सेल्स फोरकास्ट किया, अब वो सेल्स फोरकास्ट भेजा जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिलके काम करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से एमलगमेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर देती हैं। क्यों? बिकॉज सेल्स जितनी डिसाइड है उतनी चाहिए, बिकॉज उस सेल्स के लिए ही हमने फंड रेज किया है, उस सेल को ध्यान में रख के ही फाइनेंशियल मैनेजर ने फाइनेंशियल प्लानिंग की है। तो यानी कि उस सेल का आउटकम ही निकल के नहीं आएगा तो क्या फायदा रह जाएगा हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फोर्थ की बात करूं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस हो गया, यानी जो फाइनेंस आपने यूज किया है आपका वो प्रॉपर जो फाइनेंस आपने रेज किया है उसको आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है बिजनेस में। ठीक है, इसके बाद आपका लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट से फ्यूचर का आप लिंक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर सेल्स का फोरकास्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपका एज अ लिंक काम करेगा, लिंक प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके बाद जो 6 पॉइंट है, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन, यानी आपके फाइनेंशियल डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में भी ये लिंक है, बिकॉज वॉट एवर द अमाउंट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट विल एक्ट एज द फाइनेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एज अ इंपॉर्टेंस काम करेगा। उसके बाद मेक इवैल्यूएशन फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि आपने जो फोरकास्ट किया था उसके बाद आप उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करेंगे, जो हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस में कर रहे थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने पढ़ा व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। Students, in the previous part of the video we learned about the financial planning। अब वीडियो के इस पार्ट में हम देख लेते हैं कुछ केस स्टडीज जो हमने इनिशियली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड रूल्स है, ठीक है, उसके बाद हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग से, यानी केस स्टडी एंड क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, इनके सोल्यूशंस किस तरीके से हम करते हैं। केस स्टडी देखते हैं। एस लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील एट इट्स प्लांट इन इंडिया। It's enjoying a buoyant demand for its product as economic growth is about 7 to 8%। तो देखिए 7 to 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से क्या हुआ है, 7 to 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डिमांड फॉर स्टील इज ग्रोइंग और स्टील की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। इट इज़ प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू स्टील प्लांट। It is planning to set up a new steel plant to cash on the increased demand it is facing। यानी कि increased demand को face करने के लिए एक new steel plant setup करना चाहते हैं। It is estimated that it will require about एक मिनट, हाँ ठीक है, It is estimated that it will require about ₹5,000 crore to set up and about ₹500 crore working capital to start the new plant। What is the role and objective of financial management for this company? अब देखिए रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो रोल में सबसे पहले मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है क्या, कंपनी के जो फिक्स असेट एंड करंट असेट के कंपोजिशन एंड अमाउंट, ये चीज़ आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। अब जैसे कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया है कि इंक्रीज डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं। ये जो मैंने सर्कल किया, नया प्लांट सेटअप करना, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है ये फिक्स असेट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और ये कंपनी की फिक्स कैपिटल की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इससे उसका जो कंपोजिशन है, फिक्स असेट का कंपोजिशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। एंड अनदर जो 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, ये भी आपका फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से हुआ है। तो रोल कौन कौन से हुए इसमें, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट एंड अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट। ठीक है, यानी वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। अब इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का क्या मतलब है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो देखिए
इसको क्लियर करता हूँ मैं पहले। ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो देखिए जैसा कि कंपनी क्या है, डिमांड को फुलफिल करना चाहती है, तो यानी कि एक चीज़ वो चाहती है, पहला क्या, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, यानी अपने पास लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी तभी वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगी। पहला ऑब्जेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जो फिक्स कैपिटल में भी उनका इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किया गया है। अब रोल मैंने कौन कौन से डिस्कस किए, रोल था मेरा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कंपनी के फिक्स एसेट की कंपोजिशन को बहुत स्ट्रेंथन करता है और इससे कंपनी के करंट एसेट का अमाउंट एंड कंपोजिशन भी इंक्रीज होता है। और ऑब्जेक्टिव मैंने कौन से डिस्कस किए यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव जो मैंने डिस्कस किए यहाँ पे वो थे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं केस स्टडी पे। ये जो केस स्टडी थी हमारी, ये केस स्टडी थी आपकी रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देख लेते हैं हम अगली केस स्टडी। एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू क्या कहना चाहता है। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट डिस्पोजल, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब देखिए मैंने आपको जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर की थी दैट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ये था एमसीक्यू। अब इसके बाद एक जो केस स्टडी दी हुई है, केस स्टडी नंबर 2, उसको एक बार देख लेते हैं। केस स्टडी नंबर 2 क्या कहती है, केस स्टडी नंबर 2 क्या कहती है। केस स्टडी नंबर 2 के अकॉर्डिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, राहुल plans to start his own hotel. He plans to hire a team of experts to give his guests a unique and unforgettable experience. Keeping in mind their budgets, before starting the business, he visited his hometown to take blessing of his father. His father told him that success of business depends on how well finance is invested in assets and operations, and how timely and economically finances are arranged from outside or from within the business. He guided him that he should always spend time in identifying different available sources of finance and comparing them in terms of their cost and associated risk. The returns from investment should always exceed the cost of investment. यानी उसके फादर ने एडवाइस दी रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट कि किस तरह से फंड को एलोकेशन में, एक्विजिशन में, फिर उसके बाद उनके इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, इस चीज़ में डिसीजन करना चाहिए और किस तरह से इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों का एक इक्विलिटी बना के रखनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है इसके। आइडेंटिफाई द concept discussed above which has direct bearing on the financial health of a business. So the concept discussed here is the financial management, as the financial management deals with the process of acquisition of efficient finance and its efficient utilization and the efficient distribution and disposal of surplus. That is why the concept here is the financial management, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड क्या है, आउटलाइन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई इन पार्ट फर्स्ट, यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फर्स्ट पार्ट में हमने आइडेंटिफाई किया है उसका की ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। देखिए जो की ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब आपकी कंपनी ग्रो करेगी। इफ़ योर कंपनी या इफ़ योर बिजनेस proportion is not growing, then the equity shareholders will be in loss. So the main objective of financial management is to profit maximization and to create profit for the equity shareholders, ठीक है। तो ये था हमारा केस स्टडी फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। दो केस स्टडी हैं एक बार हमारे पास, देख लेते हैं केस स्टडी क्या कहती हैं। Sudha is an enterprising businesswoman who has been running a poultry farm for the past 10 years. She has saved ₹4 lakh from her business. यानी सुधा क्या है, सुधा पोल्ट्री फार्म चलाती है एंड उसने अपने बिजनेस से क्या है 4 लाख रुपए बचाए हुए हैं, ठीक है। शी शेयर्ड विद हर फैमिली हर डिजायर टू यूटिलाइज दिस मनी टू एक्सपेंड हर बिजनेस, यानी वो इस मनी को अपने बिजनेस एक्सपेंडिशन में लगाना चाहती है। हर फैमिली मेंबर्स गेव अ डिफरेंट सजेशन लाइक बाइंग न्यू मशीनरी टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन। लेकिन उसके फैमिली मेंबर ने उसको क्या सजेशन दिया, उसके फैमिली मेंबर ने उसको सजेशन दिया कि ये पैसा जो है वो फिक्स कैपिटल के लिए इन्वेस्ट कर दो। एक्वायरिंग ऑल टुगेदर न्यू इक्विपमेंट्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी
ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ द पोल्ट्री फार्म इन अदर सिटी एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि न्यू मशीनरी परचेज कर लो, उसके बाद सारे इक्विपमेंट सेटअप करो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, एंड उसके बाद नई सिटी में एक पोल्ट्री फार्म खोलो। सिंस दीज डिसीजंस आर क्रूशल फॉर हर बिजनेस, इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड आर इरिवर्सिबल except at a huge cost, Sudha wants to analyze all aspects of the decision before taking any final decision। ठीक है, यानी सुधा क्या है, सुधा डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहती है एंड हर डिसीजन को एनालाइज करना चाहती है। यानी सुधा करना क्या चाहती है, सुधा जो पैसा उसके पास सेविंग है, सरप्लस है, उसको आगे इन्वेस्ट करना चाहती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन टू बी टेकन बाय सुधा। अब यहाँ पे सुधा जो फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहती है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे सुधा का जो डिसीजन लेना चाहती है वो है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी क्या, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यानी कि फिक्स कैपिटल डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में सुधा डिसीजन लेना चाहती है। सो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग अबाउट हाउ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट। ठीक है, यहाँ पे सुधा किस बारे में बात कर रही है, एक नए प्रपोजन को ओपन करने के बारे में। या तो वो आगे फर्दर इन्वेस्ट करेगी बिजनेस एक्सपेंडिशन में, उसके लिए प्लांट में इन्वेस्ट करे, लैंड में इन्वेस्ट करे, मशीनरी में इन्वेस्ट करे। तो ये डिसीजन आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ठीक है, सेकंड क्या है, ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट दिस डिसीजन, और उन फैक्टर्स को भी डिस्कस कीजिए जो कि उसके इस डिसीजन को लेने में हेल्प करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स की बात करूं, फैक्टर सबसे पहले कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट में कैश फ्लो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे प्रोजेक्ट में कैश का क्या फ्लो है, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न क्या है, यानी किस रेट में उसका जो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस स्पीड से आएगा। उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, किस किस तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो इवेल्युएट करना है। तो ये चीज़ आप बुक में देखेंगे, इसके फैक्टर्स को, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट का आंसर क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है, द कॉन्सेप्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देख लेते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी क्या कहती है, नेक्स्ट केस स्टडी इज सारा लिमिटेड इज अ कंपनी। Sara Limited is a company manufacturing cotton yarn. It has been consistently earning good profits for many years. This year too, it has been able to generate enough profits. There is availability of enough cash in the company and good prospects for growth in future. It is well managed organization and believes in quality, equal employment opportunities and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investment. यानी इसके शेयर होल्डर भी हैं जो कि रेगुलर इनकम अचीव करना चाहते हैं। It has taken a loan of 40 lakh from the IDBI and it is bound by certain restrictions on the payment of dividend according to the terms of loan agreement। यानी कि इसने 40 लाख रुपए का लोन भी लिया हुआ है एंड उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने में रेस्ट्रिक्शन लगा दी हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन IDBI ने। ठीक है, ये मैंने आपको फाइनेंशियल डिसीजन में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, द अबव, ये PPT में पढ़ाया था मैंने। द अबव डिस्कशन अबाउट द कंपनी लीड्स टू वेरियस फैक्टर विच डिसाइड हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड एंड हाउ मच हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका जो डिसीजन है ये आपका डिविडेंड डिसीजन है। डिविडेंड डिसीजन में आपका डिसीजन दो तरीके से लिया जाता है, एक कितना आप एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देंगे और कितना आप रिटेंड करेंगे आगे के यूज के लिए। ठीक है, कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव डिस्कशन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 4 सच फैक्टर्स। आपको फैक्टर्स डिस्कस करने हैं, ऊपर से लाइन आपको सर्च करनी है, उसके बाद आप हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अलग अलग कलर के स्टाइलस से आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैश फ्लो पोजीशन, सबसे पहला जो मैं आपको लाइन बताऊंगा, क्या सबसे पहली लाइन क्या है इसमें, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी। देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी, यानी कि जो मैंने ब्लू से एनसर्कल्ड किया है ये एरिया क्या है आपका, ये आपका पहला पॉइंट है। और यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट मैंने निकाला है वो क्या है, कैश फ्लो पोजीशन। देखिए कैश फ्लो पोजीशन इस चीज़ को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और कंपनी के डिविडेंड डिसीजन को बहुत ज़्यादा
इफेक्ट करती है, बिकॉज अगर कैश की अवेलेबिलिटी बनी हुई है तो रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड देने में किसी भी तरह से कंपनी को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड लाइन है ये मैं कर रहा हूँ पिंक से, सेकंड पॉइंट सॉरी, इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मैनी ईयर्स। ये जो जितना भी आपका पिंक में है ये सारा का सारा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अब स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कैसे इफेक्ट करती है आपके डिविडेंड डिसीजन को? देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब आपके पास एक कांस्टेंट इनकम आ रही है, एंड वे यू आर डैम श्योर अबाउट द कांस्टेंट इनकम, देन डेफिनेटली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पार्टीशन ऑफ डिविडेंड एंड द रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो वहां पे ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग वाला पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करूं जिसको मैं ब्लैक से अंडरलाइन करूंगा, ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसे? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में जो आपका लाइन आएगा वो आएगा गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है? इसमें ऑब्जेक्टिव जो फुलफिल हो रहा है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अगर कंपनी को नियर फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं तो डेफिनेटली वो डिविडेंड को कम करके रिटेन्ड अर्निंग्स को अपनी बढ़ा सकता है, जिससे कि वो आगे बिजनेस में फर्दर ग्रो कर सके। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ये मैं करूँगा मैजेंटा से। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। देखिए, कुछ कंपनियां कभी कभी शेयर होल्डर को भी प्रेफरेंसेस देती हैं, यानी कि जो डिविडेंड उन्होंने लगाया हुआ है उनको सही टाइम पे डिविडेंड दिया जाए। ठीक है, तो इट हैज़ मैनी शेयर होल्डर्स हु प्रेफर टू रिसीव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आपके क्या है? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को भी प्रेफरेंस देना जरूरी है और ये भी आपके डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट कैसे? कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट ऐसे कि इट हैज़, इसके लिए मैं लेता हूं येलो, इट हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 40 लाख ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ लोन एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट यानी कि कभी कभी आप फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं तो वहां पे आप एक लीगल कांस्टेंट में फंस जाते हैं कि उस कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट के थ्रू आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते, आपको रिटेन्ड अर्निंग के रूप में मनी को सेव करना पड़ेगा एज पर द सिक्योरिटी एंड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके 4 फैक्टर्स थे जो इफेक्ट करते हैं कंपनी के डिविडेंड डिसीजन को, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया गया है वो है हमारा डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे नेक्स्ट केस स्टडी ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। 2 एमसीक्यू हैं, देख लेते हैं एमसीक्यू क्या कहते हैं। One of the concept of financial management takes into consideration the growth performance, investment and requirement of fund for given period. Identify the concept. देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये कंसीडर करता है ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। ठीक है, यानी कि आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, परफॉर्म किस तरह से होगा, उस फंड को इन्वेस्ट किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, और एक पीरियड में कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये सारे पॉइंट जहाँ पे आए तो वो होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैंने आपको पहले बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। ठीक है, सेकंड, फाइनेंशियल प्लानिंग इज सेम एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेम एज फाइनेंशियल डिसीजन, नन ऑफ द एवर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक बहुत ही क्रूशियल प्लानिंग है फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। इसके बाद देख लेते हैं केस स्टडी नंबर 3। ठीक है, इस चैप्टर से केस स्टडी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया है, न्यूमेरिकल समझ लीजिए 80% चांसेस है कि न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाए। देख लेते हैं केस स्टडी नंबर 3 क्या कहती है। रोहन inherited a very large area of agricultural land in Haryana after the death of his grandfather. He plans to sell this piece of land and use the money to set up a small scale paper factory to manufacture all kind of stationery items from recycled papers. एक बिजनेस शुरू करना चाहता है रोहन। He consulted friend Ramesh who is working in a financial consultancy firm. Ramesh helped him to prepare a blueprint of his future business operations. On the basis of sales forecast in next 5 years, based on this estimate, he helped Rohan to assess the fixed and working capital requirement
ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो यानी कि उस प्लान के थ्रू, उस ब्लूप्रिंट के थ्रू उन्हें ये जाना सेल्स फोरकास्टिंग के थ्रू कि कितनी मनी की रिक्वायरमेंट उनकी है एंड किस तरह से किस पॉइंट पे उन्हें कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट रमेश हैज ऑफर्ड रोहन। ठीक है, तो सर्विसेज ऑफर्ड बाय रोहन वाज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यानी कि जो रमेश ने अपने फ्रेंड रोहन को जो सर्विसेज ऑफर की वो सर्विस थी आपकी सर्विस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, बिकॉज ही हेल्प्ड हिम टू डिसाइड दैट हाउ मच अमाउंट ही नीडेड एंड इन व्हाट एक्सटेंट एंड वेयर ही हैव टू इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर गिवन अमाउंट। तो यहाँ पे जो रमेश ने अपने फ्रेंड रोहन को जो सर्विस दी है वो आपकी एग्जाम्पल हुई किस चीज़ का, वो आपकी एग्जाम्पल हुई फाइनेंशियल प्लानिंग का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टेट एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सर्विस। हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की 4 इंपॉर्टेंस लिखनी है कि किस तरह से ये फ्यूचर फेस करने के लिए फंड को तैयार करता है, बिजनेस को शॉक्स एंड सरप्राइज से अवॉइड करने के लिए हेल्प करता है, फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बताता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो सेट अप द कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन वेरियस फंक्शन। तो ये थी आपकी केस स्टडीज ऑफ द टॉपिक्स जो हमने अब तक किए हैं। इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल लेवरेज। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।